चलिए अब चर्चा की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एक मेहमान बने हुए हैं, एक प्रमुख पैनल, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उनका नजरिया है, किस प्रकार से पूरा समीकरण चुनाव को लेकर बनता नजर आ रहा है। तो हमारे साथ है कौशल स्वर्णबेर जी। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कौशल जी, क्योंकि आज दूसरे चरण की वोटिंग जारी है, तो सबसे पहला सवाल लाजमी है यही रहेगा, इस पूरे चुनाव को आप कैसे देख पा रहे हैं और खासतौर पर ये दूसरे चरण का जो मतदान चल रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? सीमा जी, देखिए, निश्चित तौर पर जो दूसरे चरण के चुनाव की बात करें, पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है उसकी बात करें, तो मोदी वर्सेस आल पूरा आप चुनाव देखेंगे। क्योंकि जिस तरह से संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, तो उसमें आप देखेंगे लगभग 65 बार मोदी की गारंटी का जिक्र हुआ है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे चुनाव को आप देखेंगे कि एक तरह से हाईजेक कर चुके हैं, और पूरे प्रचार में आप देखेंगे दोनों नेता हर जगह सक्रिय हैं। एक एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। लगातार वे दौरे पर दौरे कर रहे हैं। यदि आप इन दोनों राज्यों की 9 सीटों जहां पर अभी चुनाव उनकी यदि बात करें, तो ये सभी 9 की 9 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कहीं न कहीं जो दूसरे चरण के जो मतदान है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के हिसाब से देखें तो मजबूत स्थिति में है। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि उन्होंने अपने जो 4 जो सांसद है, सिटिंग जो एमपी थे, उनकी टिकट काटी, वहां पर नए प्रत्याशियों को खड़ा किया है। तो जो जातिगत समीकरण है वो भी आप देखेंगे, जो वोट बैंक है, चाहे जातिगत समीकरण की बात करें, इन सीटों पर आप देखेंगे तो लगातार आप भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही कि हम उसको रिपीट करें और जो 9 की 9 सीटें हमारे पास फिर से आए। लेकिन जो जिस तरह से कांग्रेस ने भी जो टिकट वितरण किया है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनावी मैदान में है, और जो पूर्व प्रत्याशी जो मोदी लहर में मात्र 7,000 वोटों से हारे थे कांग्रेस से, वो चुनावी मैदान में। तो कहीं न कहीं मुकाबला इस बार कठिन है। और जो जो मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल लगातार प्रदेश का दौरा करते थे विधानसभा चुनाव के समय, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे वो अपने लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। कारण आप देखेंगे नेट टू नेट जो मुकाबला आप देख रही हैं, वहां पर राजनांदगांव में पूरा फोकस कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि भूपेश बघेल को किसी भी शर्त में जीतने नहीं देना है। चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, तमाम नेताओं की सभाएं वहां हुई है। और यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल हैं, वो अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकले और हर दिन लगभग 10 से 12, 20, 25 गांव तक दौरा करते रहे। जबकि वो मुख्यमंत्री रहते, वो बताते हैं कि उन्होंने जो काम किया है गांव गरीब किसान के लिए, वही उनके प्रचार का मुख्य माध्यम था। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुकर रही है। जहां तक आप राजनांदगांव सीट की बात करें, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार तुष्टीकरण की बात करती रही है। जो पूर्व में विधानसभा चुनाव में जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, उन्हीं मुद्दों को लेकर फिर से वो लोकसभा चुनाव में उतरे। एक दिन पहले ही जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है, उन्होंने जबरदस्त हमला बोला और उसी तुष्टीकरण को लेकर बात रखी। और जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव में जो बातें उठाई गई थी, जो भगवा को लेकर विवाद हुआ था, जो वीरनपुर में जो हत्याकांड हुई थी, उन सब बातों का जिक्र इस चुनाव में भी किया जा रहा है, ताकि जो भूपेश बघेल का जो चेहरा है उसको डैमेज किया जा सके। और कहीं न कहीं संतोष पांडे जो वहां पर रिपीट में वर्तमान में सांसद, उनको दोबारा टिकट दी गई है। तो संतोष पांडे के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता दिखाई है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी भूपेश बघेल है, उनके खिलाफ वहां जो स्थानीय जो लोग हैं, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी उनके विरोध में बातें कही। तो कहीं न कहीं दोनों पक्षों को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी मजबूत टीम दिख रही, तो भूपेश बघेल वहां पर अकेले चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह महासमुंद की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव से साहू कैंडिडेट के भरोसे चुनाव जीतती रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां से साहू प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा। तो कांग्रेस इसी को भुनाने के लिए साहू कैंडिडेट को, जो पूर्व मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू, उनको चुनावी मैदान में उतारकर जो साहू वोटों का जो ध्रुवीकरण है उसको करने की कोशिश की है। और उनको उम्मीद भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले ही साहू प्रत्याशी नहीं दी, लेकिन तमाम जो साहू जो नेता रहे, चाहे वह ईश्वर साहू जो जमीन से उठकर विधायक बने हैं, चाहे पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू हो, चाहे पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, लगातार आप देखेंगे साहू समाज की ओर से प्रचार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करते दिखे हैं। तो कहीं न कहीं वहां पर ही मुकाबला कड़ा हो गया है। और रही बात कांकेर की, तो कांकेर में आप देखेंगे जो वर्तमान सांसद है उनकी टिकट काटी गई, और जो पूर्व में विधायक रहे हैं उनको वहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जबकि कांग्रेस ने अपने उसी पुराने प्रत्याशी को रिपीट किया है, जिनकी 7,000 वोटों से हार हुई थी। तो वहां पर आप देखेंगे तीनों ही जगहों पे मुद्दे अलग अलग हैं। महासमुंद में आप देखेंगे निश्चित तौर पर
जो जातिगत समीकरण बिल्कुल नहीं चलते हैं। लेकिन जिस तरह से स्थिति आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो साहू वोटों के ध्रुवीकरण की जो बात चल रही है, इससे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। जो मोदी वर्सेस आल की जो बात हमने कही, हर विधानसभा, हर लोकसभा में इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार के समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता लगातार दौरे और सभाएं कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस की ओर से आप प्रचार में देखेंगे तो स्टार प्रचारक यहाँ बहुत कम पहुंचे, सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक एक सभाएं हुई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें पिछड़ती नजर आ रही है। हाँ, निश्चित तौर पर उनका कहना सही है कि हमारा जो बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया उसके कारण हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका असर पड़ता है कि यदि आप स्टार प्रचारक हैं और यदि आप उन क्षेत्रों में प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं तो एक मनोस्थिति बनती है जनता के बीच की आखिर कांग्रेस इतनी कमजोर स्थिति में क्यों दिख रही है, प्रचार में भी वो ताकत क्यों नहीं झोंक रही है। तो इसका जो असर है निश्चित तौर पर जो जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब वोटिंग की बात होती है, पिछले 2019 की चुनाव की यदि तुलना करें 2024 में, तो 2019 में जिस तरह का मोदी फैक्टर पूरी लेकिन कौशल जी यहाँ पर एक सवाल और उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर देखिए, आप पूरा समीकरण कितने बेहतरीन तरीके से आप हमें समझाते नजर आ रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये चीज काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है। हालांकि इस सीट पर अगर चुनाव प्रचार की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि चुनाव प्रचार को लेकर के कांग्रेस ने एक बड़ा स्ट्रोक खेला और कांग्रेस के द्वारा ये सीधे बोल दिया गया कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है, हमारे फंड्स को सीज कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, इसलिए हम प्रचार नहीं कर पा रहे। क्या ये सिर्फ उनकी नाकामयाबी है या वाकई में इसमें कुछ झोल समझ में आ सकता है? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस के जो बैंक खाते सीज किए गए उसको लेकर पूरे देश भर में आंदोलन में आपको पता है, राजभवन का घेराव किया गया, राजभवन को राष्ट्रपति के नाम से उनको वो ज्ञापन भी दिया गया। लेकिन आप देखेंगे स्ट्रेटेजी कहें या फिर उनका एक माध्यम कहें, निश्चित तौर पर ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को प्रचार तक करने नहीं दे रही है। तो लोगों के बीच जो सिंपैथी बटोरने की भी एक कोशिश इसको कही जा सकती है। क्योंकि आप देखेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ में नेट टू नेट एक के बाद एक 14 सभाएं बड़े नेताओं की भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस ने सिर्फ 4 सभाएं की है। तो इसका असर भी पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से पब्लिक के बीच जो मैं अभी जो आपसे कह रहा था कि 2019 के चुनाव में जो मोदी फैक्टर जिस तरह से हावी था, इस बार जो वोटर है वो साइलेंट है। मोदी फैक्टर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रचार में काम आ रहा है, लेकिन जो मतदाता है पूरी तरह साइलेंट है। तो जब साइलेंट मतदाता वोटिंग करता है तो ये कह पाने की स्थिति में कोई भी दल नहीं होता कि वोट किसको पड़ा है। जीत के दावे अपने अपने होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करेगी हम 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, पिछले जो 2 सीट जीते थे उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो कहीं पे जीत के दावे तो हैं, लेकिन मतदाता किस ओर जाएगी, क्योंकि देखेंगे आप तीनों ही सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। और कांग्रेस जिस तरह से नारी न्याय को लेकर जो फॉर्म भरा रही, जो 1-1 लाख रुपए की बात यदि आप करें, तो इसको लेकर जिस तरह महतारी वंदन योजना की फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भरवाए थे, उसी तरह से कांग्रेस नारी न्याय योजना के तहत जो 1-1 लाख रुपए देने की जो योजना है उसके फॉर्म भरवा रही है। यदि वो फॉर्म भरवाने में कांग्रेस सफल हो गई होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला वोटरों का जो रुझान है वो किसकी ओर जाएगा अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जब डायरेक्ट बेनिफिट की जब बात होती है, यदि आप उनके खाते में आप डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं तो कहीं न कहीं एक रुझान जाता है कि हम किसको वोट देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पूरे समीकरण को आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इस बार मतदाता खामोश है। और वोटिंग का प्रतिशत अभी तक देखेंगे तो 15 से 20% ही वोटिंग हो पाई है, 10 सवा 10 बज रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े जब दिन बढ़ने के साथ वोटिंग, क्योंकि पिछले बार की तुलना में यदि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है तो ये कहा जाता है कि जो सत्ताधारी दल है उनके खिलाफ वोटिंग होती, जब ज्यादा वोटिंग होती है ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये तय नहीं है कि यदि ज्यादा वोटिंग होती तो जीत का मार्जिन भी ज्यादा हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो समीकरण है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पानी की बात हो, ये मुद्दे पूरी तरह से चुनाव में गौड़ रहे, सिर्फ एक दूसरे पर हमले होते रहे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में बात करती रही, कांग्रेस के जो नेता है मोदी के जो उनके जो काम है उनको लेकर बात करते रहे, कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे चुनाव के दौरान दिखा। और सबसे बड़ी बात सीमा जी, आप देखेंगे भाषा शैली का स्तर इस चुनाव में इतना गिर गया है कि कोई भी नेता कुछ भी किसी को बोल रहा है, मतलब आप ऐसा लग रहा है कि आप किसी गली मोहल्ले का चुनाव लड़ रहे हैं। कौशिक जी देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। भाषा शैली न केवल इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ वक्तों से ऐसे देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो संसद में खड़े हों, फिर चाहे वो आम जनता के बीच पहुंच रहे हो, अपने भाषा पर संयम रखना आजकल के नेता भूल चुके हैं, लैक ऑफ पेशेंस इसे कह सकते हैं।
जो तस्वीरें भी सामने आ रही है। हालांकि आप देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की हम बार बार जिक्र करते नजर आ रहे हैं कौशिक जी, और इसमें अगर देखा जाए राजनांदगांव की अगर हम बात कर ली जाए, राजनांदगांव से भूपेश बघेल खुद मैदान में हैं, उनके सामने संतोष पांडे हैं। अगर यहाँ पर भूपेश बघेल की बात कर ली जाए, 6 बार के विधायक वो रहे हैं, मुख्यमंत्री वो रहे हैं, ओबीसी समाज में उनकी पकड़ काफी ज्यादा बेहतरीन रही है। वहीं संतोष पांडे की बात कर ली जाए तो मौजूदा अगर देखा जाए तो वर्तमान में बस लोकसभा सांसद वो हैं, और उन्होंने बीजेपी में और आरएसएस में उनकी पकड़ ज्यादातर बेहतरीन मानी जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच की मुकाबले की क्या वजह मानी जा सकती है, और इन दोनों के बीच का मुकाबला किस कदर देखा जा सकता है? देखिए सीमा जी, निश्चित तौर पर राजनांदगांव में मुख्यमंत्री जो रहे भूपेश बघेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनने के बाद से ही वहां का चुनाव जो है काफी हॉट सीट हो गया था। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो वहां पर चुनाव करने पहुंचे। और डायरेक्ट आप देखेंगे भाषण के दौरान भूपेश बघेल के जो 5 साल के कार्यकाल है उसमें जो चाहे कोल हो, चाहे रेत हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे तुष्टीकरण हो, हर इस मुद्दे को लेकर डायरेक्ट भूपेश बघेल पर हमला किया गया और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि 5 साल तक भूपेश बघेल ने सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। दूसरी ओर आप देखेंगे भूपेश बघेल ने जो चुनाव प्रचार के दौरान लगातार ये लोगों से पूछते नजर आए कि आपने जो सांसद उनको कहीं देखा है क्या। तो इसको लेकर वो लगातार लापता सांसद का प्रचार करते रहे और जो अपने 5 साल में जो उन्होंने काम किया, जो बेरोजगारी भत्ता उन्होंने जो किसानों को जो बोनस दिया, राजीव गांधी किसान योजना है, जो मजदूरों को 6,000 श्रमिक योजना के जो पैसा दिया, उसको लेकर वो लगातार भुनाते नजर आए कि हमने जो भले चुनाव वो हार गए, लोकसभा विधानसभा में उनकी सरकार चली गई, वो विधायक बन गए, लेकिन वो उसी का जो अपने काम काज है 5 साल के जो में उन्होंने जो काम किया उसको वो बता रहे हैं। साथ ही लोगों से ये भी कह रहे हैं कि आपने 5 साल में सांसद को देखा है क्या। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि लापता सांसद और दूसरा करप्शन के आरोप, तो दोनों के बीच ही इस तरह की जो फाइट है, निश्चित तौर पर संतोष पांडे के साथ आरएसएस और बीजेपी के जो तमाम निचले स्तर से बड़े स्तर के जो नेता है वो लगे हुए हैं, लेकिन भूपेश बघेल दूसरी ओर देखेंगे बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, क्योंकि सिर्फ एक सभा हुई है, वो भी प्रियंका गांधी की। मुझे ऐसा लगता है कि दुर्ग लोकसभा से संबंधित सीट से जो आधा सीट राजनांदगांव में था वहां पर सभा हुई। तो जिस तरह के जो प्रचार की जो आप बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते लगातार पूरे प्रदेश में घूमकर प्रचार करते थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार देखेंगे लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन सिर्फ अपने क्षेत्र तक वो सीमित रहे और शुरू से लेकर आखिर तक नहीं गए, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, अब वहां से निकले और महासमुंद सीट की बात कर ली जाए, क्योंकि इससे पहले भी आपने यहाँ पर जिक्र किया साहू समाज में पकड़ की अगर हम बात करते नजर आए, कांग्रेस ने जो टिकट दिया है वो ताम्रध्वज साहू को ही दिया है। पूर्व गृह मंत्री भी ये रहे हैं छत्तीसगढ़ के, इसके अलावा इनकी एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन रही है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर देखिए, जो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 3 महिलाओं को टिकट देकर उनमें से एक है रूप कुमारी चौधरी, जिनको टिकट बीजेपी ने यहाँ पर दिया है। क्या वजह मानी जा सकती है कि ताम्रध्वज साहू के से जो टक्कर है वो रूप कुमारी चौधरी का करवाती भाजपा नजर आई? क्या कुछ खास बीजेपी ने इनमें देखा होगा? देखिए, रूप कुमारी चौधरी पूर्व में विधायक रह चुकी हैं, संसदीय सदस्य भी रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और इस बार देखिए महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस बहुत अधिक रहा है, और उसी का एक परिणाम है कि जो महासमुंद सीट है वहां से उन्होंने पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। वहां पर आप देखेंगे वर्तमान में जो सांसद थे उनकी टिकट काटी गई जो साहू समाज से आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पिछले चुनाव में साहू वर्सेस साहू का वोटिंग फाइट हुआ था भाजपा और कांग्रेस के बीच, इसके पहले के चुनाव में भी साहू वर्सेस साहू हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो साहू है, जो साहू प्रत्याशी है, उनको लगातार जीत हासिल हुई है। अभी आप 3 चुनाव की बात करें, इसी को भुनाने के लिए जब साहू कैंडिडेट वहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो कांग्रेस को लगा कि क्यों ना हम वहां से किसी साहू को, निश्चित तौर पर धनेन्द्र साहू का भी नाम चल रहा था जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वहां पर टिकट पाने में सफलता हासिल की और वो वहां पर मैदान में रहे। ताम्रध्वज साहू भी स्टार प्रचारक थे, लेकिन उनको पता था कि महासमुंद के लिए नई जगह है, नई सीट है, इसलिए वो शुरू से अंत तक महासमुंद से बाहर नहीं निकले, और वो इस प्रयास में लगे रहे कि जो साहू समाज के जो वोटों का जो ध्रुवीकरण वो कर सके। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो साहू समाज के नेता हैं, चाहे अब चंदूलाल साहू की बात करें, चुन्नीलाल साहू की बात करें, या चंद्रशेखर साहू की बात करें, या ईश्वर साहू जो वर्तमान में विधायक बने हैं, जिनके बेटे की हत्या हुई थी, उनको टिकट दिया, उनको विधायक बना, तो वो लगातार घूम कर ये प्रचारित कर रहे हैं कि जब गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू, तब उन्होंने साहू समाज को बिल्कुल
उपेक्षित रखा था, क्योंकि जब बीरनपुर में जो साहू बच्चे की जब हत्या हुई थी तो गृह मंत्री रहते वो वहां तक गए भी नहीं। तो इसको कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पर कर रही है, और साहू समाज का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, इस प्रयास में लगी है। और यही वजह है कि वहां पर जो मुकाबला है काफी कठिन हो चुका है। निश्चित तौर पर दावे हो रहे हैं दोनों ओर से कि हम जीतेंगे, लेकिन जो मतदान का जो प्रतिशत है वो बता रहा है कि वो वोटिंग का जो प्रतिशत काफी धीमे है। कुछ जगहों पर ईवीएम भी खराब है, कुछ जगहों पर गर्मी का भी असर है। लेकिन जिस तरह की वोटिंग हो रही, मुझे ऐसा लगता है कि जब देर शाम तक जब वोटिंग होगी और जो परसेंटेज आएगा उसके बाद ये अंदाज लगाना संभव हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कौशिक जी, और इस पर देखिए हम आगे भी बात करेंगे, इसके बाद हम कांकेर सीट की भी बात करेंगे, लेकिन आप नजर बना के रखिएगा। अभी आपके पास वापस आएंगे और इसी बीच हमारे सहयोगी ने खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा से खास बातचीत की। सहयोगी चेतन सेठ ने इस बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। दूसरे चरण के मतदान में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी बिजी हैं, लेकिन जिनके कंधों पर संगठन की और 6 लोकसभा सीट की और खुद की खजुराहो लोकसभा सीट की जिम्मेदारी वीडी शर्मा के कंधों पर है। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं जब चुनाव शुरू होते हैं तो प्रत्याशी सुबह से रात तक निकल जाते हैं खाना पीना सब छोड़ के। भाई साहब बिल्कुल टेंशन फ्री हैं और आप कह रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स मूड करते हैं कि अभी मैं भी सुबह 6 बजे का निकला हूँ। सभी कार्यकर्ता उठ गए, सब जा करके काम में लग गए। मतदान सुबह जागरण हो गया, मतदाता को लोग निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदाता निकल रहा है। मैं बूथों पर होके आ गया, लेकिन हमने 5 वर्ष मेहनत की है तो इसलिए टेंशन का है, रिलैक्स ही है। आप लड़ने की बात करते हैं, लेकिन गठबंधन ने जो प्रत्याशी उतारा था वो पहले से मैदान से हमने बूथ पर चुनाव लड़ा है और बूथ पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमने चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा है। पूरी 29 लोकसभा सीटें भी हैं जिनमें आपकी भी जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी। 30 की 29 जीतेंगे। भाई साहब अब मंगलसूत्र की बात प्रियंका गांधी कर रही हैं और राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि मोदी को मेरे पास मंगलसूत्र की बात करना एक बेईमानी है। न उन्हें मंगलसूत्र देखा, न उसका महत्व जानती, न उनकी माँ ने कभी पहना, न उनने पहना, न बिंदी लगाई, न सिंदूर लगाया, न पायजे पहने, न बिछिया पहने। वो क्या जाने इसका महत्व। ये देश आपको पहचानता है प्रियंका जी, और आपके परिवार को पहचानता है। दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है, नकुलनाथ भी चुनावी मैदान में। इस बार जमानत जब्त होगी दिग्विजय सिंह की। नकुलनाथ तो चुनाव हार चुके हैं। नकुलनाथ चुनाव हार चुके हैं और 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही कारण है कि वीडी शर्मा के पास खजुराहो के साथ पूरे संगठन की जिम्मेदारी किस तरीके से संभालना है आप समझ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, खजुराहो। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं जिनका कौशिक जी लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। कौशिक जी, हम बात यहाँ महासमुंद के बाद आप कांकेर की कर लेते हैं, क्योंकि कांकेर सीट भी खुद में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हम समझ पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर, हालांकि इससे पहले भी समीकरण आपने यहाँ पर बताया। इस सीट से देखिए कांग्रेस के द्वारा बिरेश ठाकुर और बीजेपी ने भोजराज नाग को टिकट दिया। देखिए जो समीकरण इससे पहले सामने आया है कौशिक जी भोजराज नाग को लेकर के कि वो आदिवासी समाज में उनकी पकड़ अच्छी है, धर्मांतरण वाले मामले में काफी ज्यादा उछाल मारते ये नजर आए थे। क्या यही सब मुख्य वजह है इनको टिकट देने की, और इन दोनों के बीच का ये समीकरण किस प्रकार से बैठता नजर आ रहा है? आपकी क्या राय इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को टिकट देती है तो वो कुछ न कुछ ऐसा अंदाजा लगा के देती है कि कोई जो प्रत्याशी है वो किस स्तर का है। यदि आप इसके पहले जो फर्स्ट थे जो बस्तर के चुनाव हुए, निश्चित तौर पर वो जिसको कैंडिडेट बनाया गया था वो भी धर्मांतरण के खिलाफ काफी मुखर थे। और जो कांकेर में जिनको प्रत्याशी बनाया गया, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वो भी वहां पर, क्योंकि देखिए बस्तर और कांकेर जो एरिया है वहां पर धर्मांतरण काफी बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई साल से इसको उठाती रही है और ये आरोप लगाते रही है कांग्रेस पे कि कांग्रेस जानबूझकर धर्मांतरण कराती है। निश्चित तौर पर उसके प्रमाण बहुत ज्यादा नहीं मिले और इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए तो नहीं हो पाई। लेकिन जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है कि धर्मांतरण के मुद्दे काफी हावी हैं, और यही वजह है कि भोजराज नाग जो उनके खिलाफ काफी मुखर रहे हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया ताकि वहां के जो वोट बैंक है उनको आकर्षित किया जा सके। क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर जो आदिवासी समाज के जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं उनकी वहां पर एक पैड भी है, तो उनको कैंडिडेट बनाया गया। जिस तरह से वहां पर अमित शाह की सभा हुई, जिस तरह से वहां पर बड़े नेताओं की सभा हुई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सभा हुई, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कांकेर लोकसभा की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और जहां पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं बीरेश ठाकुर सिर्फ अकेले वहां पर चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस संगठन के जो लोग हैं, निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, और वहां पे जो स्थानीय विधायक सावित्री मंडावी है, वही कुछ जगहों पर प्रचार करती दिख रही है।
यही आप बात करें कि एक और जहां पर स्टार प्रचारकों की भीड़ है, संघ के नेता वहां पर जुटे हुए, वहीं कांग्रेस की ओर से अकेले वीरेश ठाकुर मैदान में हैं और जो स्टार प्रचारकों की भीड़ है वहां पर बिल्कुल नदारद। तो इस तरह से आप देखेंगे तो चुनाव जो है निश्चित तौर पर मुकाबला कठिन है, क्योंकि वीरेश ठाकुर लगातार 5 साल तक चुनाव हारने के बाद वहां पर सक्रिय रहे हैं और लोगों से मेल जोल पूरे लोकसभा क्षेत्र में बना के रखे थे, और यही वजह है कि उनको दोबारा टिकट दी गई। क्योंकि पिछले बार आप देखेंगे मोदी लहर जब चल रही थी, जहां पर पूरे कांग्रेस का सफाया हो गया था, यहाँ पर वीरेश ठाकुर सिर्फ 7,000 वोटों से हारे थे। और यही वजह है कि इस बार जो साइलेंट वोटर है उनको कहीं न कहीं जो वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है और लगातार वो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुकाबला भी थोड़ा सा कठिन है। ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ भारी नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव के यदि परिणाम की बात करें उसको देखते हुए कांग्रेस के जो प्रत्याशी होगी यहाँ पर कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी को। लेकिन जब वहां पर भी आप देखेंगे वहां पर वोटों का जो प्रतिशत अभी काफी कम है, तो क्योंकि आदिवासी इलाका है, दूरस्थ अंचल से लोग वहां पर वोट करने आते हैं। निश्चित तौर पर इस बार जो चुनाव आयोग है वो गांवों तक 49 नए बूथ खोले हैं, ताकि जो गांव के जो लोग हैं वो अपने गांव में ही मतदान कर सकें। और यही वजह है कि इस बार जो वोटिंग का प्रतिशत है वो पिछले बार की तुलना में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यदि बिल्कुल। वोटों का और प्रतिशत कौशिक जी बढ़ता है देखिए, तो यहाँ पर आप निश्चित चुनाव प्रचार का जिस प्रकार से जिक्र करते नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप यहाँ जमीनी स्तर पर उतरेंगे नहीं, जनता के बीच में आप जाएंगे नहीं, जनता आपको जानेगी नहीं। जनता के बीच में अपनी पैर जमाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि हर पार्टी को, हर दल को और हर किसी को जनता मौका देती है और बोलती है कि हमारे बीच आइए, अपने जो बात है वो रखिए। यहाँ पर कांग्रेस की बात कर ली जाए या फिर यूं देख लीजिए कि गठबंधन की बात कर ली जाए, गठबंधन के अंदर इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे दिग्गज गठबंधन के अंदर हैं, लेकिन ये प्रचार प्रसार करने में माइनस में ही नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा लैक इसे माना जा रहा है, बहुत बड़ी लापरवाही इसे मानी जा रही है, लेकिन ये बात जो है गठबंधन यानी विपक्षी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर सीमा जी, गठबंधन की जो आपने बात की, छत्तीसगढ़ में भी गठबंधन की बहुत सारी पार्टियां हैं जो कांग्रेस से अलायंस के साथ जुड़ी हुई है। सिर्फ आप रायपुर में जो प्रत्याशी है विकास उपाध्याय, वो ही एक बार बैठक की है, जो गठबंधन के नेता है उनके साथ बैठक करके ये रणनीति बनाया है कि हम मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे और जो योजनाएं उनको पहुंचाएंगे। लेकिन बाकी किसी भी लोकसभा क्षेत्र में गठबंधन के किसी नेता के साथ कोई बैठक नहीं हुई, ना ही उनको प्रचार में साथ लिया गया। और यही वजह है कि ठीक है, बयानबाजी कर रहे होंगे अलग बात है, लेकिन जो प्रचार में जो एकजुटता दिखनी चाहिए, जो गठबंधन की यदि आप बात करते हैं, यदि अभी इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो भी बात हो, उसका यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि आप देखें जो अभी जो 13 राज्य जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर जो 6 प्रमुख राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन तीनों के अलावा जो 3 और राज्य, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होता है। दूसरे किसी दल के लिए यहाँ पर गुंजाइश बहुत कम रहती है। यही वजह है कि जो गठबंधन के जो दूसरे नेता, तमाम नेता हैं, वो भी प्रचार से दूरी बनाए, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है कि कांग्रेस और भाजपा ही प्रमुख प्रतिद्वंदी है। दूसरे जो अलायंस के जो लोग यदि कहीं पर खड़े भी हुए हैं तो वह सिर्फ कुछ प्रतिशत वोट पाकर ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो कहीं पे यही वजह है कि जो प्रचार से भी जो दूरी बना के रखी है, क्योंकि यदि आप गठबंधन की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव की बात करते हैं और देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर लेवल से ये मैसेज आना चाहिए था कि गठबंधन की पार्टियां जहां जहां पर भी हैं वो साथ में चुनाव प्रचार करेंगी, ताकि पब्लिक के बीच एक मैसेज जाए कि ये दल भी इनके साथ है और चुनाव में एक साथ वोट मांग रहे हैं। तो कहीं पे जब आप पब्लिक के बीच मैसेज देने की कोशिश करते हैं तो उनको भी पता चलता है कि हाँ यार, ये एकजुट है और हम यदि उनको वोट देते तो हमको लाभ होगा। क्योंकि जो जनता है उनको राष्ट्रीय मुद्दे से 370 से कोई मतलब नहीं, उनको तो अपने जल, जंगल, जमीन, पानी, बिजली, सड़क और जो स्थानीय जो चीजें हैं उनसे उनको सरोकार होता है कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, हमारे जो परिजन हैं जो बीमार पड़ते हैं उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी होगी, हमारे लिए सड़क अच्छी बनेगी कि नहीं, क्योंकि हमको शहरों तक जाना है। तो कई जगह ऐसी है जहां पर घर में अभी नल तक पानी नहीं पहुंचा, जल जीवन मिशन की योजना कई जगह पहुंच नहीं पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब योजनाओं को धरातल तक उतारने की कोशिश जो दल करेगा, जो व्यक्ति उनकी बात करेगा, जनता उसके साथ ही जाएगी। और इसमें आप देखेंगे कि उनको आप करप्शन की बात करें, किसी पे आरोप लगाए, वो एक थोड़ा सा प्रभाव जरूर डाल सकता है, लेकिन जब तक आप उनके हित की बात नहीं करेंगे, जनता के हित की बात नहीं करेंगे, मतदाताओं के हित की बात नहीं करेंगे, तब तक वोटर प्रभावित होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जिस तरह के समीकरण आप देखेंगे बन रहे तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में, तो कहीं न कहीं जो वोटों का प्रतिशत है वो इंडिकेट करेगा कि किस ओर जनता ने अपना रुझान दिया है।
क्योंकि कहीं न कहीं जो तीनों ही सीट हैं काफी कड़ी स्थिति में है और तीनों सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक जो वोटिंग के जो परसेंटेज आएंगे तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में, उसके बाद ये थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो राजनीतिक पंडित है और जो बड़े जो नेता हैं उनको समझ में आ जाता है कि वोट किस ओर गया है, हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, उनको पहले से पता चल जाता है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब छत्तीसगढ़ के बाद सर बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश के बारे में भी जानना, और जिसके बारे में हम जानेंगे भी। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया छत्तीसगढ़ पर ये तमाम जानकारी और ये तमाम बड़ी बातें करने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। और उसी बीच